चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इस प्रकार उपरोक्त संरचना जो चित्र 2 में हमने चर्चा की है, एक डाइपोल के तुल्य होती है जिसका डाइपोल मोमेंट स्मॉल p इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू कैपिटल P है, जहाँ कैपिटल P प्रेरित ध्रुवण प्रति एकांक आयतन है। तो अगर प्रेरित ध्रुवण प्रति एकांक आयतन को आयतन से गुणा किया जाए तो हमें डाइपोल मोमेंट की प्राप्ति होगी। जैसा कि हमने शुरू के टॉपिक्स में देखा कि किसी डाइपोल के कारण गोलीय पृष्ठ पर विद्युत विभव का मान फाई इज इक्वल टू के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर होता है। के इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और p का मान रख दें इसमें तो हमारे पास आ जाएगा फाई इज इक्वल टू पी आर कॉस थीटा बाई 3 एप्सिलॉन 0 दैट इज इक्वल टू p कैपिटल Z 3 एप्सिलॉन 0। जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले चित्र 2 को देखते हुए चर्चा की थी कि r का z दिशा में घटक r cos थीटा हो जाएगा। सो वी कैन ऑलवेज राइट z इज इक्वल टू r cos थीटा। तो जहाँ r cos थीटा दैट इज z पृष्ठ पर स्थित बिंदु का z निर्देशांक है। समीकरण 4 से स्पष्ट है कि पृष्ठ पर स्थित बिंदुओं पर विभव केवल z कोऑर्डिनेट पर ही डिपेंड करता है। यह विभव क्षेत्र लाप्लास समीकरण डेल स्क्वायर फाई या डेल स्क्वायर v इज इक्वल टू 0 को भी सेटिस्फाई करेगा। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे समीकरण 4 को विद रेस्पेक्ट टू z और दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो डेल स्क्वायर v या डेल स्क्वायर फाई इज ऑलवेज इक्वल टू 0 इन दिस केस। अद्वितीयता प्रमेय की हम बात करें, यूनिकनेस थ्योरम की बात करें, तो उस थ्योरम के अनुसार गोले के अंदर विभव का मान एक मानी होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए तथा पृष्ठ पर यह उपरोक्त विभव यानी समीकरण 4 के तुल्य होना चाहिए। अतः गोले के अंदर बिंदुओं पर भी यह केवल बिंदु z के निर्देशांक पर ही निर्भर होगा, अर्थात फाई कैन बी रिटर्न एज pz/3 एप्सिलॉन 0, चूँकि E is equal to minus gradient of phi, so if you put the value and then differentiate with respect to z, तो z का 1 हो जाएगा और यूनिट वेक्टर z कैप आ जाएगा। तो समीकरण 4 से हमारे पास माइनस p/3 एप्सिलॉन 0 z कैप, जिसका परिमाण p/3 एप्सिलॉन 0 होगा, जो कि हमारी समीकरण 5 है। यह विद्युत क्षेत्र गोले के अंदर एक समान होता है तथा बाह्य क्षेत्र की दिशा में ही होगा। अगर आप चित्र 1 को दोबारा देखें तो चित्र 1 में बाह्य विद्युत क्षेत्र E या E0 की दिशा में ही E2 का मान है। अब बात करते हैं हम विद्युत क्षेत्र E3 के बारे में। यह गोले के अंदर उपस्थित डाइपोल्स के कारण O बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान है। भिन्न भिन्न डाइपोल्स के क्षेत्रों को जोड़कर E3 के मान को ज्ञात किया जा सकता है। अगर हम गैसेस और डाइल्यूट सॉल्यूशंस की बात करें या और घन संरचना वाले ठोस परावैद्युतांकों की बात करें तो E3 का मान लगभग नगण्य होता है, जबकि कुछ अवस्थाओं में E3 नगण्य नहीं होता है। लेकिन इस चर्चा में हम E3 को नगण्य मानते हुए चर्चा आगे बढ़ाएंगे। तो EL कैन बी रिटन एज E0 प्लस E1 प्लस E2 प्लस E3, बट E3 tends to 0, therefore EL can be written as, अगर हम मान रखें समीकरणों से यानी समीकरण 1, 2 और 5 से, तो सिग्मा फ्री अपॉन एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा p अपॉन एप्सिलॉन 0 प्लस p अपॉन 3 एप्सिलॉन 0। नाउ चूँकि सिग्मा p इज इक्वल टू कैपिटल P and sigma free is equal to capital D, so EL can also be written as D upon epsilon 0 minus P upon epsilon 0 plus P upon 3 epsilon 0। ऑल्सो पिछले चर्चा में हमने प्रूव किया था D इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 E प्लस P, सो EL कैन बी रिटन एज D माइनस P अपॉन एप्सिलॉन 0 प्लस P अपॉन 3 एप्सिलॉन 0, so that gives you epsilon 0 E by epsilon 0 plus P upon 3 epsilon 0, or we have EL is equal to E plus capital P upon 3 epsilon 0। विद्युत क्षेत्र E समीकरण 6 में मैक्सवेल क्षेत्र और EL स्थानीय क्षेत्र या लॉरेंज क्षेत्र कहलाता है। मैक्सवेल क्षेत्र E एक स्थूल यानी मैक्रोस्कोपिक क्षेत्र होता है जो परमाणुओं के लिए औसत क्षेत्र को व्यक्त करता है, जिसका मान संपूर्ण परावैद्युत में नियत रहता है। जबकि लॉरेंज क्षेत्र EL एक सूक्ष्म यानी माइक्रोस्कोपिक क्षेत्र होता है जो कि परावैद्युत के किसी एक परमाणु पर लगता है। स्थानीय क्षेत्र के प्रभाव से परमाणु में द्विध्रुव आघूर्ण P क्षेत्र की दिशा में
प्रेरित होता है, अर्थात P इज प्रोपोर्शनल टू EL दैट इज इक्वल टू अल्फा EL, फिर अल्फा इज ए कांस्टेंट नोन एज एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी। यदि परावैद्युत में परमाणुओं की संख्या प्रति एकांक आयतन में कैपिटल N है तो प्रति एकांक आयतन कुल द्विध्रुव आघूर्ण P इज इक्वल टू N इंटू P दैट इज इक्वल टू N अल्फा EL। अगर हम मान रखें EL का तो दिस इज N अल्फा E प्लस कैपिटल P अपॉन 3 एप्सिलॉन 0। इसे खोलें और P का मान निकालें तो वी विल गेट इक्वेशन नंबर 7। फ्रॉम दैट इक्वेशन कैपिटल P इज N अल्फा E अपॉन 1 माइनस N अल्फा अपॉन 3 एप्सिलॉन 0। अब चूंकि कैपिटल P इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 काई इंटू E, वेयर काई इज ए कांस्टेंट जिसे विद्युत प्रवृत्ति कहते हैं, तो काई इज इक्वल टू कैपिटल P अपॉन एप्सिलॉन 0 E। देयरफॉर काई फ्रॉम इक्वेशन 7 that is P by epsilon 0 E can be written as N alpha E upon epsilon 0 E divided by 1 minus N alpha 3 epsilon 0, that gives you chi is equal to N alpha by epsilon 0 upon 1 minus N alpha upon 3 epsilon 0। समीकरण को क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर हम सॉल्व करें तो we will get the equation chi upon chi plus 3 is equal to N alpha upon 3 epsilon 0। चूँकि एप्सिलॉन r इज इक्वल टू 1 प्लस काई, सो काई कैन ऑलवेज बी रिटन एज एप्सिलॉन r माइनस 1। सो फ्रॉम इक्वेशन 8 एंड 9 वी कैन राइट n अल्फा अपॉन 3 एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू एप्सिलॉन r माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन r प्लस 2। समीकरण 10 ही क्लासियस-मोसोटी समीकरण कहलाती है। यदि परावैद्युत का परमाणु भार Ma, घनत्व यानी डेंसिटी रो और Na एवोगैड्रो नंबर हो तो प्रति एकांक आयतन में परमाणुओं की संख्या इज इक्वल टू रो इंटू Na अपॉन Ma। सो n का मान समीकरण 10 में रखा जाए तो विल गेट द इक्वेशन Na अल्फा अपॉन 3 एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू Ma अपॉन रो एप्सिलॉन r माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन r प्लस 2। इस समीकरण की सहायता से परावैद्युत की परमाणविक ध्रुवणता तथा मोलर ध्रुवणता ज्ञात की जा सकती है।